तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यस, क्लास 12th स्टूडेंट्स, हम लेकर के आ गए हैं एक और वीडियो आपके लिए। ठीक है। और सर, आज के लेक्चर में ये हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं इंडियन इकॉनमी का, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है सर, ये वन शॉट होने वाला है। एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं फटाफट से। यस सर, सबसे पहले एज यूजुअल समरी ऑफ द चैप्टर क्या है। सबसे पहला है, आपको जानना है मीनिंग एंड प्रोसेस। ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। प्रोसेस, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या है, और किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम रूरल एरियाज को, रूरल इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, उसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है सर, रूरल क्रेडिट। तीसरा पॉइंट पढ़ना है आपको, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। चौथा है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, non-farm areas of employment, sustainable development and organic farming. So these are going to be the areas which we are supposed to deal with in this specific chapter. So let us begin the chapter. But then before begin the chapter, let me first of all provide you one brief intro about the chapter. पहले एक इंट्रो ले लेते हैं चैप्टर का कि एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सुनिए सर, एक अर्बन इंडिया है, अर्बन इंडिया, और एक है रूरल इंडिया। ठीक है सर, अर्बन इंडिया का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, सिटी वाला एरिया, सिटी वाला एरिया, सिटी टाउन, ये आ जाएंगे आपके अर्बन इंडिया में। ठीक है। रूरल इंडिया में आपका विलेज वाला इंडिया आएगा। कौन सा इंडिया? विलेज वाला इंडिया। सर, जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ोगे, कई बार न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे दो टर्म्स आपस में अक्सर यूज किए जाते हैं। एक है भारत और एक है इंडिया। तो न्यूज़पेपर वगैरह में जब भी ये डिबेट हो या डिस्कोर्स ये चले कि भारत और इंडिया, इंडिया में दो इंडिया हैं, एक भारत है और एक इंडिया है, तो भारत बेसिकली रूरल इंडिया को कहा जाता है भारत, और अर्बन इंडिया को क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया वर्ड बेसिकली सिग्निफाई करेगा अर्बन इंडिया को, और रूरल इंडिया को सिग्निफाई करेगा भारत वर्ड। ठीक है, चलिए अब सर आगे की बात करते हैं। तो सर, जब आप सिटी वाले एरिया को डेवलप करते हो, सिटी वाले एरिया को जब आप डेवलप करते हो तो आप कहते हो आप अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये अर्बन डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब आप इंडिया के रूरल पार्ट को डेवलप करोगे तो आप बोलोगे आप पढ़ रहे हो रूरल डेवलपमेंट। बेसिक बेसिक सी बात। ठीक है, इसके बाद सुनिए आगे क्या। सर, अर्बन इंडिया को डेवलप करने का मतलब है अर्बन इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को फिनिश किया जाए, खत्म किया जाए। रूरल इंडिया को डेवलप करने का मतलब है रूरल इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फिनिश किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए। ठीक है। अब अर्बन इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? अर्बन इंडिया में प्रॉब्लम हो सकती है रेड लाइट, बहुत ज्यादा जाम लगता है। ठीक है। अर्बन इंडिया में लैक ऑफ फ्लाईओवर्स एक प्रॉब्लम हो सकता है। अर्बन इंडिया में ये जो छोटे एरिया में बहुत ज्यादा लोग भरते जा रहे हैं, बहुत जो पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्बन इंडिया में, तो ये जो कंजेशन है ना, ओवर क्राउडिंग है, इसको दूर करने के लिए बात की जा सकती है। अर्बन इंडिया में एजुकेशन एक प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशन पे हम बात कर सकते हैं। सिमिलरली रूरल इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है आपको। उन प्रॉब्लम्स को पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन प्रॉब्लम्स को क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो प्रॉब्लम्स के आइडेंटिफिकेशन से लेकर के प्रॉब्लम्स के रिमूवल तक
इसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, कंप्लीट प्रोसीजर है, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम रूरल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इतना जान लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग और व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट। हम रूरल डेवलपमेंट पढ़ ही क्यों रहे हैं, है ना, इसको पढ़ने की जरूरत क्या आन पड़ी। तो सर इसके पीछे रीजन ये है, कुछ फैक्ट्स को समझेंगे फिर अपने आप समझ में आएगा उसका रीजन। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भारत के 22% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। मतलब इंडिया में अगर 100 लोग हैं ऑन एन एवरेज, तो उसमें से 22 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन होने का मतलब है वो अपनी दिनचर्या की जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे फूड, क्लोथ, ठीक है ना, एजुकेशन, हेल्थ, ये तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि 22% पीपल इंडिया में क्या है सर, बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक, इसके बाद एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का या रूरल इकोनॉमी का एक रूरल इकोनॉमी में या रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है रूरल इंडिया के केस में जहां पे सबसे ज्यादा आबादी एंगेज्ड है, वर्क कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है सर, इस और रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 2.7% से हो रहा है, और ये बहुत स्लो ग्रोथ है। इस हिसाब से अगर ग्रोथ होगा एग्रीकल्चर का, और जिस हिसाब से आबादी इंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर इस इतनी स्लो रेट से जब डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो उतनी आबादी को खाना पहुंचाना, उतनी आबादी के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना, उतनी आबादी के पास कपड़े होना, उतनी आबादी के पास एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें होना, ये सरकार के लिए एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट बन जाएगा, एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाएगी। रीजन बीइंग द फैक्ट कि अगर गवर्नमेंट ये देखेगी कि भाई बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज्ड हैं और उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स लानी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा उनके वेलफेयर के लिए। एक फैक्ट तो ये है। दूसरा फैक्ट सर, इंडिया की आबादी में, इंडिया की टोटल आबादी का 2/3, टोटल पॉपुलेशन का 2/3 का मतलब हो गया रफली 66.66% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर कहां होती है, तो ये एग्रीकल्चर होती है सर रूरल इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। इसी वजह से हम बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की, क्योंकि भारत की आबादी का सबसे ज्यादा परसेंटेज किसी काम में अगर एंगेज्ड है तो वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सेम बात रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट की बात करोगे तो सेम बात एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली व्हेन रूरल पीपल एंड रूरल एरियाज आर डेवलप्ड, एंड देन ओनली इंडिया कैन अचीव ग्रोथ। क्यों? क्योंकि भाई जिस देश की 66% आबादी, 66% आबादी, 100 में से 66 लोग जिस देश में खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और उस देश का अगर एग्रीकल्चर ही बैकवर्ड हो, उसका ग्रोथ रेट ही बहुत स्लो हो, तो हम फिर उस कंट्री को डेवलप्ड नेशन नहीं कहेंगे, है ना। क्योंकि डेवलपमेंट तभी मानी जाएगी आपकी कंट्री की जब उस कंट्री का मैक्सिमम पॉपुलेशन बेनिफिटेड हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो इतने डिस्कशन से आपको एक बात समझ में आज आ गई होगी कि रूरल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है या जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उनके डेवलपमेंट की बात करोगे, अपने आप रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए क्या लिखा हुआ है,
रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस, लगातार करते रहना है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कोई एक एरिया में काम नहीं करना, जितने सारे एरियाज हो सकते हैं रूरल इंडिया के केस में उन सारे एरियाज को कवर करना है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। सर रूरल इंडिया को आपको सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करना, सोशली भी डेवलप करना है। सोशली डेवलप करने का मतलब होता है जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं रूरल इंडिया के केस में, दहेज प्रथा, वुमेन की जो सिचुएशन है, वो सारी चीजें भी रूरल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, एज एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल इंडिया, so development of agriculture will contribute to the betterment of rural areas and rural people, है ना, सिंपल सी बात है। आगे पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कैसे हम रूरल इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप रूरल इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं या रूरल इंडिया में जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उनकी डेवलपमेंट करो। क्या करो, उनकी डेवलपमेंट करो। अब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो भैया लिटरेसी बढ़ाओ, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओगे लिखाओगे अपने आप डेवलप होंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो हो सकता है एग्रीकल्चर ना करके कोई और काम करने लग जाए, और अगर पढ़ लिख के भी एग्रीकल्चर करेंगे तो साइंटिफिकली करेंगे, बेटर आउटपुट जनरेट कर पाएंगे, अच्छा जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनका बेनिफिट भी ले पाएंगे। सर कई सारे किसान तो भारत में गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट ही नहीं ले पाते हैं जानकारी के अभाव में। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर किसान एजुकेटेड होंगे तो किसान ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, रूरल इंडिया के केस में लिटरेसी बढ़ाओ, फीमेल्स पे स्पेशल फोकस दो, एजुकेशन बढ़ाओ, स्किल को डेवलप करो। एज यूजुअल जो हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बात की थी वो वाला पॉइंट यहां भी आ जाएगा, स्किल की डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमें रूरल पीपल के लिए बेटर एंड अफोर्डेबल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अफोर्डेबल, बेटर हेल्थ फैसिलिटी अरेंज करके देना है और अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी अरेंज करके देना है। क्योंकि आप अच्छा हेल्थ फैसिलिटी तो दे सकते हो, लेकिन अगर आप अफोर्डेबल नहीं दोगे तो फिर उसके पास पैसे नहीं है ना उतने इलाज करवाने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में दो बातें आप बात करोगे, दो चीजें, एजुकेशन और हेल्थ। दूसरा है रूरल इंडिया का डेवलप हम कर सकते हैं बाय डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल इंडिया के केस में आपको फ्लाईओवर नहीं बनाना, एक सिंपल सा नॉर्मल सा भी रोड है तो उनका काम चल जाएगा। वहां पे ज्यादा बेनिफिट किस पे, ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ज्यादा ध्यान देना है इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे उनको मिले किसानों को, इरिगेशन फैसिलिटी बेटर हो जाए उनकी, उनको सही टाइम पे क्रेडिट मिल पाए, उधार मिल पाए, क्योंकि फार्मर्स को अक्सर क्रेडिट की जरूरत पड़ती है फॉर बाइंग द रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स टू बी यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। से फॉर एग्जांपल हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को परचेज करने के लिए उन्हें क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल हो सकता है सर फर्टिलाइजर्स, तीसरा एग्जांपल्स हो सकता है सर पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। तो ये सारी महंगी चीजें होती हैं, इनको परचेज करने के लिए अक्सर किसानों को क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी डेवलप करना पड़ेगा आपको। मार्केटिंग डेवलप करनी पड़ेगी आपको, रूरल इंडिया का जो मार्केटिंग सिस्टम है उसे डेवलप करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सर एज यूजुअल चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने पढ़ाया था आपको, लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है। लैंड रिफॉर्म करने का मतलब क्या है, आप एलिमिनेट करो एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन। लैंड रिलेशन में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है वो सुनो। सर अभी मैं 2 दिन पहले अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो मेरी मम्मी से मैं अपने नाना जी के बारे में बात कर रहा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे नाना जी को 17 क्विंटल, है ना, 17 क्विंटल धान, धान समझते हो ना जिससे राइस निकलता है, ठीक है ना। तो राइस हुआ है इस बार और उसका भी मतलब कि काम चल रहा है उस पे। तो मैंने बोला कि नाना को 17 क्विंटल हुआ, काफी ज्यादा मुझे लगा,
लेकिन फिर मैंने पूछा मम्मी से कि मेरी नाना के पास जमीन कितनी है, तो उन्होंने बताया 4 बीघा जमीन है, 4। बहुत ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि रूरल इंडिया में लैंड की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। 4 बीघा जमीन है, 17 क्विंटल के आसपास बताया। फिर मैंने बोला कि तो टोटल कितना हुआ था। तो एक्चुअली लैंड को क्या किया जाता है रूरल इंडिया के केस में, मान लीजिए आपके पास लैंड है, आप ना किसी को टिलर को, जो टिलर होगा, आप उस टिलर को काम पे रख लेते हो। आप बोलते हो कि भाई ये पकड़ो जमीन, इस जमीन पे आकर के काम करो, जो भी तुम्हें धान गेहूं जो भी उगाना है वो उगाओ, ग्रो करो। ग्रो करने के बाद क्रॉप में शेयरिंग कर ली जाती है, ठीक है। अगर 50-50 तक 50% शेयरिंग है तब तक तो ठीक है, जैसे मेरे नाना जी ने 50% शेयरिंग कर रखी है। लेकिन कई बार टेलर को लोग सिर्फ 10% देते हैं, 20% देते हैं, बाकी 80% शेयर जो लैंड का ओनर होता है वो रख लेता है। तो इसमें क्या हुआ, जो लैंड रिलेशन है टेलर और लैंड ओनर के बीच में, उस रिलेशन में क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को एलिमिनेट करने की जरूरत है। उसके बाद एक्चुअलाइजिंग द गोल ऑफ लैंड टू द टिलर, मतलब जो टिलर है लैंड का उसको एक्चुअली में फायदा हो, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जो कि लैंड रिफॉर्म्स जब हमने किए थे, तो मैंने बताया था आपको बहुत सारे स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो उसको भी सही करने की आवश्यकता या जरूरत है। अगला पॉइंट है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, आउटपुट पर हेक्टेयर ये बढ़ाना है। आपको बता चुका हूं मैं आपको काफी डिटेल में पिछले चैप्टर्स में, ठीक है ना। आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड का मतलब, अगर मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और इस जमीन पे आपको 10 क्विंटल अनाज हो रहा है, और दूसरे केस में आप अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करो और एक सेम 1 हेक्टेयर लैंड पे अगर आपको 20 क्विंटल्स का आउटपुट मिल रहा है, तो आप बोलोगे आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये सारा काम करने की जरूरत है। दूसरा क्या करने की जरूरत है सर, हमें पॉवर्टी एलिविएशन करना है। पॉवर्टी एलिविएशन का मतलब जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, इनको हमें पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है, एलिविएट करना है, उठा के ऊपर करना है, ठीक है ना। कैसे ऊपर करेंगे, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधार के। तो क्या कह रहे हैं वो, 22% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, so we need to have poverty alleviation programs, poverty alleviation schemes, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा अगर कोई रिसोर्स है गांव में, रूरल इंडिया में, उसका भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो वो भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर ये टॉपिक खत्म हुआ आपका। अगला टॉपिक है रूरल क्रेडिट। मैंने बोला किसानों को क्रेडिट की आवश्यकता है, उधार पे उनको पैसे मिलेंगे, किसान बीज खरीद पाएगा, किसान पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खरीद पाएगा, और फिर वो ग्रो कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा क्रॉप, फिर सेलिंग ज्यादा होगी तो उसके पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी। इसी संदर्भ में कहा गया है रूरल क्रेडिट को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। पहले तो व्हाट इज रूरल क्रेडिट, तो वाई रूरल क्रेडिट इज स्टडीड, क्या लिखा जा रहा है इसमें, बिकॉज रूरल इंडिया इज टू मच डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि 66%, इस लाइन के पीछे रीजन क्या है, 66% आबादी एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। बिकॉज रूरल इंडिया इज टू मच डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड अंडर एग्रीकल्चर देयर इज अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। भाई किसान क्या करता है, किसान मान लो जून के महीने में अगर फसल को सो करता है, फसल की सोइंग करता है, बोले तो फसल लगाता है, तो सर फसल की कटाई बोले तो हार्वेस्टिंग करने में उसे लग जाता है, मान के चलो जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर एंड तक वो हार्वेस्टिंग करेगा। क्या करेगा, अक्टूबर एंड तक हार्वेस्टिंग करेगा। उसके बाद सर वो नवंबर या दिसंबर में जाकर के उसकी सेलिंग होगी। तो सोचो कब किसान ने फसल लगाई, जून के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 6 महीने बाद उसके पास पैसे आएंगे। अब 6 महीने तक उसके बच्चे हैं, वो स्कूल कैसे जाएंगे, वो खाना कैसे खाएंगे, घर का काम कैसे चलेगा, है ना, परिवार कैसे चलेगा। तो इस संदर्भ में किसान को हमें रूरल क्रेडिट देने की आवश्यकता है। रीजन क्या है, रीजन है जो क्रॉप सोइंग का टाइम है और
रियलाइजेशन ऑफ इनकम का टाइम है, इसमें गैप बहुत ज्यादा है टाइम के सेंस में, ठीक है। तो हमें एक इफेक्टिव और एफिशिएंट रूरल क्रेडिट सिस्टम की जरूरत है। अब किसानों को, अब हम पढ़ेंगे किसानों को रूरल क्रेडिट मिलता कहां कहां से है, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है। सर एकदम कहानी की तरह चीजों को सुनना है, बट देन सुनना बड़े प्यार प्यार से, आराम आराम से, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है इस वाले चैप्टर में, नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं। बट देन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाओगे अपने आप आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के वेबसाइट पे क्लिक करके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, पहला है इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है। तो किसानों को जो क्रेडिट मिलता है या रूरल इंडिया में रह रहे लोगों को जो पैसे मिलते हैं उधार पे, तो वो दो तरह के सोर्सेज से मिलते हैं, एक है इंस्टीट्यूशनल, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है बैंक वगैरह से मिल गया, फॉर्मल सेक्टर जहां पे आप अपने कागज वगैरह चेक करवाते हो, बैंक का स्टेटमेंट, जमीन के कागज, ठीक है ना, आईटीआर की सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप देते हो, आपको लोन मिल जाता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो गया आपने किसी मनी लेंडर से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, तो उसे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल रखेंगे, ठीक है। अब समझिएगा बात को, पहले हम नॉन इंस्टीट्यूशनल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आता है सुनो। नॉन इंस्टीट्यूशनल इंक्लूड्स, पहला तो मनी लेंडर्स, है ना, मनी लेंडर्स, बड़े बड़े मनी लेंडर्स, साहूकार लोग देते हैं। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये लोग सर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं इनको लोन, दे देते हैं आसानी से, ज्यादा कागज वागज की चेकिंग नहीं होती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। और कई बार इनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी किया जाता है। मैनिपुलेट करने का मतलब किसान पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो जिस कागज में लिखा था कि 2000 का लोन दिया है, उसमें एक जीरो बढ़ा करके 20,000 कर दिया। 2 महीने बाद किसान आता है 2000 रुपए लौटाने के लिए, तो उसको वो कहते हैं कि 2000 नहीं, तुमने तो 20,000 लिए थे। अकाउंट्स की मैनिपुलेशन होती है। तो पहला सोर्स है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। दूसरा सोर्स है रिलेटिव्स का, किसानों के रिश्तेदार कई बार उनको लोन दे देते हैं। हालांकि इस केस में किसानों को जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, रिश्तेदार से मिला है, जनरली इंटरेस्ट नहीं लगता। और इस टाइप के लोन को किसान जनरली हार्वेस्ट के बाद, मतलब जब फसल की कटाई हो गई, फसल बिक गया, उसके बाद वो उसे रीपे कर देता है, ठीक है। तीसरा है सर ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। कमीशन एजेंट्स कौन है? कमीशन एजेंट्स वो हैं जो मंडियों में, जो किसान मंडी होती है, किसान मंडी में बड़े बड़े कमीशन एजेंट्स होते हैं, तो उनके पास भी मोटा पैसा होता है। जनरली वो लोग गांव के ही लोग होते हैं, ठीक है ना, रूरल इंडिया में ही रह रहे होते हैं वो लोग। उन लोगों ने क्या किया होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे वैसे खिला के या वैसे भी लीगल प्रोसेस के थ्रू भी लाइसेंस ले लेते हैं, और लाइसेंस लेकर के वो लोग मंडी में बैठते हैं। एपीएमसी मंडी कहते हैं हम उसे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ठीक है ना। एपीएमसी मंडी में बैठेंगे, और जो भी किसान उस मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आएगा, तो वो किसान से वो फसल खरीदते हैं, ठीक है। तो उन्हें कमीशन एजेंट बोलते हैं। वो लोग भी, उनके पास भी मोटा पैसा होता है, तो वो कई बार दे देते हैं। कई बार गांव में जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना, मान लो किसी की सीमेंट की फैक्ट्री है, किसी की ब्रिक की फैक्ट्री है, तो उनके पास मोटा पैसा होता है। कई बार मैं गांव के सेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो उनसे भी कई बार वो लोग पैसा ले लेते हैं। लेकिन कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स जब इनको लोन देते हैं, तो ये लोग कुछ कोलैटरल रखते हैं। कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी रखना, है ना, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली कोलैटरल के रूप में क्रॉप्स को रखा जाता है। इंटरेस्ट रेट ये लोग भी बहुत हाई चार्ज करते हैं। साथ ही साथ ये लोग प्रॉमिस लेते हैं किसान से कि भाई जब तुम्हारी फसल बन के तैयार हो जाएगी, उसकी कटाई करोगे, हार्वेस्टिंग करोगे, तो उसके बाद उस फसल को एक स्पेसिफिक प्राइस पे हमें बेचोगे। और जिस प्राइस पे वो लोग मांगते हैं उनसे फसल, वो प्राइस जनरली बहुत लो होती है। तो मतलब किसान अगर उधार ना लेता तो वो ज्यादा पैसे कमाता, समझो। तो अगर किसान को फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाए आसानी से, तो इतना सारा जो वो पछड़े में पड़ रहा है किसान, या इतने सारे जो लॉसेस वो बियर कर रहा है, वो लॉसेस उसे बियर नहीं करने पड़ते। अगला है सर रिच लैंडलॉर्ड्स। कई बार बहुत बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके पास भी मोटा पैसा होता है, वो भी देते हैं। अगेन यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर होगा, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, किसानों को एक्सप्लॉइट करेंगे अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं सर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या क्या है? पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट, पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट। दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स।
तीसरा है कमर्शियल बैंक क्रेडिट, चौथा है रीजनल रूरल बैंक्स, पांचवा भी है, छठा भी है शायद, यस छठा और सातवां भी है। तो चलिए पहले पहला पढ़ते हैं। पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या है समझिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इज टू लिबरेट पीजेंट्स फ्रॉम क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, इंटरेस्ट रेट्स आर लो। सर कोऑपरेटिव बैंक्स टाइप रूरल रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स टाइप इंस्टीट्यूशंस गांव में खोले गए, स्टार्ट किए गए आजादी के बाद। रीजन बीइंग सरकार ने ये देखा कि भाई ये जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैं, बड़े बड़े जमींदार्स हैं, ये तो बड़ी आसानी से किसानों को लोन दे देते हैं, बदले में उनकी फसल बहुत सस्ते दामों पे खरीद लेते हैं, उसी फसल को वो महंगे दामों पे बाजार में बेच के मोटा पैसा कमा लेते हैं। तो किसान गरीब का गरीब रह रहा है और जो मनी लेंडर्स हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए सरकार ने क्या किया, सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव क्रेडिट का सिस्टम स्टार्ट किया। इसमें सरकार ने बोला किसानों को कि आओ आकर के कोऑपरेटिव बैंक जो कि तुम्हारे नजदीक होगा, गांव के नजदीक होगा, उस बैंक से कोऑपरेटिव क्रेडिट लेकर के जाओ। कोऑपरेटिव क्रेडिट में आपको हम बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे। और कोऑपरेटिव क्रेडिट को स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या था कि सरकार ये चाहती थी कि किसानों को मनी लेंडर्स के हाथों से क्या करना है, हमें आजाद करवाना है, उसे मनी लेंडर के हाथों से क्या करना है, आजाद करवाना है। तो ये है कोऑपरेटिव क्रेडिट, ठीक है। दूसरा है सर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या है सर, कई बार किसानों को लैंड को डेवलप करने के लिए लोन चाहिए होता है। देखो किसानों को दो तरह के लोन चाहिए होंगे, एक चाहिए होगा हैवी लोन या हेफ्टी लोन, ठीक है ना। हेफ्टी लोन का मतलब है मोटा लोन चाहिए, 2-4 लाख 5 लाख रुपए तक। और एक होता है स्मॉल लोन। स्मॉल लोन का मतलब कई बार किसानों को चाहिए होगा सर 50,000 का लोन, वो लोन मिल जाए, किसान का काम चल जाएगा। इस टाइप का लोन जनरली किसान अपने लैंड को डेवलप करवाने के लिए लेता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मान लो किसान को लगता है कि यार मेरी जमीन में जो मवेशी हैं, बोले तो जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बार बार रात में एंट्री मार के और मेरी सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। उससे वो अपनी फसल को बचाना चाहता है, तो बड़े से लैंड की फेंसिंग करनी है। फेंसिंग में मोटा खर्चा आएगा, तो उसके लिए ये इस टाइप का लोन लैंड डेवलपमेंट लोन की कैटेगरी में आएगा। दूसरा क्या हो सकता है सर, कई बार किसानों को अपनी लैंड पे बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, बेटर इरिगेशन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करवाने के लिए, आप लोग देखते हो ना कि भाई आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में देखोगे कि एक इस जगह पे स्विच ऑन किया और लाइन से पाइप वगैरह बिछे हुए हैं और सारी फसल पे धीरे 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 हर एंगल पे पानी जाने लग जाता। तो ये क्या है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी का एग्जांपल है। लेकिन ये जो पाइप है, बदले में जो मोटर होगा, फिर वो पानी लैंड के अंदर से आ रहा होगा, तो ये सारा इरिगेशन फैसिलिटी में आएगा। तो इसको भी डेवलप करने के लिए कई बार किसानों को चाहिए होता है। दूसरा सर, कई बार ऐसा भी होता है कि किसानों की जो जमीन है वो नॉर्मल लेवल से नीची होती है, ठीक है ना। तो बरसात वगैरह के सीजन में पानी ज्यादा भर जाता है उस जमीन पे, ठीक है। तो उस केस में भी किसान क्या चाहता है कि इस लैंड पे थोड़ी मिट्टी भरवा दूं, लैंड का लेवल ऊपर हो जाएगा और फिर सॉरी, लैंड का लेवल ऊपर हो जाएगा और फिर जब बारिश वगैरह भी होगी तो पानी जल्दी भरेगा नहीं उस पे। तो इस टाइप के लोन्स, इस टाइप के पर्पस वाले लोन लैंड डेवलपमेंट के पर्पस से लिए जाएंगे। और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने बोला कि हम उधार देंगे किसी किसान को, लेकिन क्योंकि ये मोटा पैसा है तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको अपने लैंड को मॉर्टगेज करना पड़ेगा, कोलेट्रल रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात सरकार कह रही है कि इस टाइप का लोन हम देंगे किस पर्पस के लिए, तो इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए। परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट को परचेज करने के लिए दे सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर किसी को खरीदना है, हार्वेस्टिंग मशीन किसी को खरीदनी है, सोइंग मशीन किसी को खरीदना है, तो उस टाइप के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई पुराना कर्जा है, ओल्ड लोन है, उसको भी अगर आप रीपे करना चाहते हो तो इस चीज के लिए भी आपको लोन मिलेगा। बट देन वो सारा लोन कौन देगा आपको, उस टाइप का लोन देगा आपको लैंड डेवलपमेंट बैंक्स देंगे, ठीक है ना। इस टाइप का लोन आपको कौन देगा, कोऑपरेटिव बैंक से देंगे या कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम में फॉल करेगा। चलो तीसरा है सर कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्रेडिट का मतलब
ये एसबीआई, पीएनबी, ये सारे कमर्शियल बैंक है, ये लोग क्रेडिट देंगे, ठीक है ना। आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969, सर रट के रखना, मैच दी फॉलोइंग में फंसाते हैं यही सबसे, ठीक है ना। बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ इंडिया में? 1969 में। नेशनलाइजेशन का मतलब 1969 से पहले बहुत सारे प्राइवेट बैंक दौड़ रहे थे हमारे देश में। सरकार ने, जैसे अभी एयर इंडिया प्राइवेट कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी थी, है ना, सरकारी कंपनी थी, उसको बेच दिया तो प्राइवेटाइजेशन बोला। सिमिलरली अगर किसी प्राइवेट कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट परचेज करके बोले कि अब ये सरकारी बना रहे हैं हम इसे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया बोलेंगे, ठीक है। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ सर? 1969 में हुआ। और इन बैंकों ने उसके बाद सरकार ने क्या बोला बैंकों को कि भाई अब तो तुम सरकारी बैंक बन चुके हो, अब तुम डायरेक्टली फाइनेंस करो किसे? फार्मर्स को। किसे? फार्मर्स को। सर इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूं। एक होता है पीएसएल नॉर्म्स, पीएसएल नॉर्म्स, ठीक है ना, कमर्शियल बैंकों पे ये लगता है। पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स बना रखा है हमारे गवर्नमेंट ने। उसके अंडर क्या करती है गवर्नमेंट बोलती है एसबीआई से, किसी भी कमर्शियल बैंक से या पीएनबी से, साल के एंड पे, ईयर के एंड पे बुलाएगी, इधर आओ एसबीआई वालों को, इधर आओ एसबीआई वाले, जी सर बताइए। तो गवर्नमेंट पूछेगी उनसे कितने का लोन बांटा इस साल पूरे साल में? एसबीआई वाले बोलेंगे सर इस साल पूरे साल में हमने 1000 करोड़ का लोन बांटा। कितने का लोन बांटा? 1000 करोड़ का। अच्छा, किसको किसको दिया भाई 1000 करोड़ का? सर अंबानी साहब को दिया, अडानी साहब को दिया, टाटा जी को दिया, बिरला साहब को दिया, फलाना को दिया, ढीमकाना को दिया। अच्छा, तो किसानों को कितना दिया? दिया किसानों को? नहीं सर किसानों को तो कोई लोन नहीं दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये क्या कहते हैं, एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग, स्मॉल लेवल पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको दिया कुछ लोन? नहीं सर उनको भी लोन नहीं दिया। ओहो हो बेटा तुम बड़े पापी इंसान हो, इधर आओ, तुम एक काम करो, 1000 करोड़ का लोन बांटा है ना? जी सर। तो 1000 करोड़ का 25% कितना होता है? तो सर 1000 करोड़ का 25% होता है 250 करोड़, ठीक है ना। तो सरकार बोलेगी 250 करोड़ तुरंत निकालो हमें दो, बर्बाद कर देंगे वरना तुमको। तुमने सरकार कह रही है ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। सरकार कह रही है उनसे, किनसे? कमर्शियल बैंकों से, कि मूर्ख समझ रखा है तुमने हमें। भाई तुम्हें हमने लाइसेंस दिलवाया, तुम्हें हमने अलाउ किया, आरबीआई बना के दिया हमने, तुम्हें लाइसेंस मिल गया कि तुम बिजनेस करो, तुम आईसीआईसीआई हो या तुम एचडीएफसी हो, क्या फर्क पड़ता है? भैया तुम ये भी तो देखो सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट हो, सरकार चाहती है रूरल इंडिया का डेवलपमेंट हो, सरकार चाहती है एमएसएमई का डेवलपमेंट हो। यार तुम उनको लोन नहीं दे रहे हो, सारा लोन तुम टाटा अंबानी बिरला को बांट रहे हो, और वो पैसा जो तुम लोन के रूप में बांट रहे हो वो तुम्हें मिल कहां से रहा है? कंट्री का जनरल पब्लिक ही तो तुम्हें पैसा ला करके दे रहा है ना, जो डिपॉजिट आ रहा है तुम्हारे पास, उसी से तो तुम लोन बांट रहे हो। और तुम्हें लाइसेंस दे दिया, बिजनेस करने के लिए अलाउ कर दिया, और तुम यार अमीर को और अमीर बनाए जा रहे हो, गरीबों को लोन ही नहीं बांट रहे हो। तो सरकार ने बैंकों को बोला कि तुम लोगों के ऊपर एक नियम लगाते हैं आज से। नियम क्या है? नियम को का नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल नॉर्म्स। सरकार ने कहा इस नॉर्म के अंडर हर एक कमर्शियल बैंक को पूरे साल में जितना भी उसने लोन बांटा है, मिनिमम 25% लोन उसका प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर है जिसका डेवलपमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट की लिस्ट में मान लो प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, रूरल इंडिया आता है, हॉर्टिकल्चर आता है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो उनको डेवलप करने के लिए आपको प्रायोरिटी सेक्टर को क्या करना पड़ेगा? लोन देना पड़ेगा। 25% जितना आपने दिया टोटल का 25% उधर जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो ये जो 250 करोड़ है यानी कि 25% सरकार ले लेगी बैंक से, और सरकार लोन लेगी बैंक से। सरकार क्या लेगी? लोन लेगी वेरी 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 लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बोलेगी कि हम बताएंगे तुम्हें हम कितना ब्याज देंगे, हम 1% पे ले रहे हैं तुमसे इतना पैसा, ठीक है। और ये पैसा हम तुम्हें देंगे 30 साल बाद, 25 साल बाद, हम बता रहे हैं तुम्हें हम देंगे 30 साल बाद। तो बैंकों की हवाइयां उड़ गई, भाई साहब इतना मोटा पैसा सरकार ने लिया और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सरकार खुद ले रही है पैसा।
सही बात है। तो फिर इस पैसे से सरकार क्या करती है, सरकार को जो भी प्रायोरिटी सेक्टर दिखता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम, रोड बनवाने का काम, स्कूल बनवाने का काम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने का काम, ये सारा काम करती है। तो ये पीएसएल नॉर्म्स में आता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे, पीएसएल नॉर्म्स करके एक पॉइंट भी लिख करके आ गए। मैं बता रहा हूं आपको, आपके लेवल पे जनरली बच्चे नहीं लिख करके आएंगे क्योंकि पूरी बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये पॉइंट, लेकिन अगर आप लिख करके आते हो पीएसएल नॉर्म्स, ऑब्लिगेशन ऑफ द पीएसएल नॉर्म्स या ऑब्लाइजिंग टू द पीएसएल नॉर्म्स, इस टाइप से अगर आप एक पॉइंट लिख करके आते हो, एक लाइन भी लिख दिया, तो आपका आंसर बाकी के आंसर से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आपको नंबर उस क्वेश्चन में पूरे मिल जाएंगे, प्लस एग्जामिनर को यह लग जाएगा कि इस बच्चे का नॉलेज बेस बहुत अच्छा है। आगे के किसी क्वेश्चन में अगर आपने ठीक ठीक आंसर भी कर रखा होगा तो वो एग्जामिनर बोलेगा नहीं यार, इस बच्चे ने गलती से क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल किया है, इसमें भी इसको पूरे नंबर दो, क्योंकि वो खुश हो चुका है पीएसएल नॉर्म सुन के। ठीक है, तो एक आधा पॉइंट ऐसे चिपकाया करो अपने आंसर में, स्कोप रखा करो उनका। ठीक है, चलो अगला ऐसा रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। ठीक है ना, जनरली इस टाइप के बैंक को कहां पे ओपन किया जाता है, उस टाइप के बैंक में जो एकदम ही दूर दराज के गांव है, जहां पे सच में रूरल क्रेडिट के नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब सरकार के इतने बैंक्स खोलने के बावजूद भी उस टाइप के गांव में क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं कौन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं या जो रूरल इंडिया के लोग हैं। तो उस टाइप की जगहों पे सरकार बहुत छोटे स्केल पे बैंक्स ओपन करवा देती है, और उस टाइप के बैंक्स को हम क्या बोलते हैं, RRBs बोलते हैं, बोले तो रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं। यहां पे लोन किसे दिया जाता है, पीजेंट्स को। पीजेंट का मतलब जो खेत में काम कर रहा है, जिसकी जमीन नहीं है, जो काम कर रहा है खेत में। मार्जिनल फार्मर्स को, जमीन उसके पास बहुत थोड़ी सी है। आर्टिशियंस को, शिल्पकार जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कुम्हार वगैरह। ठीक है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, पनवाड़ी की दुकान खोल के बैठा है गांव में, शहर में पनवाड़ी की दुकान हो तो बहुत जबरदस्त चलेगा उसका, लेकिन अगर गांव में पनवाड़ी की दुकान होगी तो फिर उसका थोड़ा नॉर्मली चलेगा। ठीक है, तो उस टाइप के लोगों को स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, मेरे दिमाग में भी यही आया, कोई फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, वो सब भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, दी गवर्नमेंट। दी गवर्नमेंट में क्या लिखा है यार, यस, हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है सर, गवर्नमेंट खुद भी डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करती है कई बार फार्मर्स को। ठीक है ना, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। लोन्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज टक्कावी, TACCAVI, ये कैपिटल आई है यहां पे। ठीक है ना, टक्कावी, एंड इज गिवन अंडर टफ टाइम्स ऑफ रूरल डिस्ट्रेस। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, फेमाइन आ गया, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम बैंकों का इंतजार नहीं करेंगे, हम किसानों को अपने बिहाफ पे खुद से लोन दे रहे हैं, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और बाद में कई बार तो सरकार ये तक बोल देती है कि हमने जो लोन दिया था वो माफ कर देंगे, इस बार वोट हमें दे देना। ठीक है, तो वो सारी चीजें, यहां से पॉलिटिक्स उठता है। ठीक है, चलो अगला है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सर मार्केट में सबसे बड़ा मिथ ये है कि नाबार्ड एक बैंक है। जी नहीं, नाबार्ड बैंक नहीं है। नाबार्ड, मार्केट में मिथ ये है कि नाबार्ड किसानों को लोन देता है, रूरल इंडिया को लोन देता है। जी नहीं, नाबार्ड बिल्कुल भी लोन नहीं देता है रूरल पीपल को। ठीक है, तो सर नाबार्ड करता क्या है, अब सुनो मैं बताता हूं। नाबार्ड है बैंकों का बैंक। मतलब ये जो रूरल इंडिया में क्रेडिट देने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी को इंश्योर करने के लिए सरकार ने जितने सारे बैंक स्टार्ट किए हैं, उन बैंकों को के पास पैसा होना चाहिए ना लोन देने के लिए आगे। तो उन बैंकों को सरकार डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया नाबार्ड, और इसको बोला कि हम तुम्हें देंगे एक बारी में पैसा, तुम सबको चेक करते रहो कौन कितना लोन दे रहा है, नहीं दे रहा है, लोन वापस आ रहा है नहीं आ रहा, और तुम इनको पैसा दोगे। बात समझ आई? तो ये चीज है। ठीक है, अब समझिएगा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज द एपेक्स बैंक विच कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बताया वही बात लिखी हुई है, वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट। इसका काम लोन देना नहीं है, ये रूरल क्रेडिट के एक्सपेंशन में हेल्प करता है। किसे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि ऑलरेडी रूरल क्रेडिट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। उन इंस्टीट्यूशंस का हेल्थ अच्छा हो, मतलब बेटर लोन दे पाए वो लोग, उनको प्रोमोट करना,
उनको स्ट्रेंथन करना, यही नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव है। तो ये मिथ अपने दिमाग से क्लियर कर लेना, नाबार्ड लोन नहीं देता। नाबार्ड जो लोन देते हैं उनको लोन देता है, ठीक है, उनको भी नाबार्ड लोन ही देता है। यस। SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो कोई पर्सन सिंगल लेवल पे गया बैंक से लोन मांगने के लिए, बैंक ने बोला कि भाई हम लोन नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा है नहीं। तो उनसे बोला गवर्नमेंट ने, लोगों ने कि भाई ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि 4-5 जनों का ग्रुप बना लिया, ठीक है, और 4-5 जनों का ग्रुप बना करके, ये सारे कमजोर लोग हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं है लोन को रीपे करने के लिए, इसी वजह से बैंक ने इन्हें डिनाई किया। तो ये एक ग्रुप बन गया, इस ग्रुप का नाम बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इन सबों की गारंटी पे किसी एक पर्सन को लोन दिया जाएगा और ये सारे लोग मिलकर के उसके बिजनेस में हेल्प करेंगे। उसकी साल 6 महीने में उसका बिजनेस दौड़ पड़ेगा, और दौड़ पड़ेगा उसके बाद फिर इसका लोन रीपे किया जाएगा। रीपे करते ही ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी बैंक के नजरों में। बैंक को लगेगा कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनको लोन दिया जा सकता है। तो अगली बार बैंक डायरेक्ट 3 लोगों को लोन दे देगा, फिर 3 चुका देंगे तो बैंक बोलेगा कि अब आपके ग्रुप में जितने भी लोग होंगे हम उनको लोन देंगे। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जस्ट रीड कर लेना। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, है ना। क्रिटिकल अप्रेजल का क्या मतलब होता है सर, याद रखना, क्रिटिकल अप्रेजल का हमेशा एक ही मतलब होगा, ठीक है ना। और वो मतलब क्या होता है, वो मतलब ये होता है कि आपको किसी भी टॉपिक के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बता देने हैं, हो गया उसका क्रिटिकल अप्रेजल। और लास्ट में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दे दो। मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा क्रिटिकली एनालाइज, डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दिस थिंग, फला 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 थिंग। आपको कुछ नहीं करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड मेरिट्स लिख के आ जाने हैं, 3-4 पॉइंट, 3-4 डीमेरिट्स कोट करो, और लास्ट में क्वेश्चन ने मांगा हो चाहे ना मांगा हो, एक बढ़िया सा कंक्लूजन बना के दे दो। याद रखना, कंक्लूजन आपका ना तो मेरिट की तरफ कंप्लीटली इंक्लाइंड होना चाहिए, ना ही डीमेरिट की तरफ कंप्लीटली इंक्लाइंड होना चाहिए। आपका कंक्लूजन एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आप ऐसा लिख के आते हो तो आप क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्रिटिकल अप्रेजल में क्या बोल रहे हैं, रूरल बैंकिंग सिस्टम ने किसानों को बेनिफिट पहुंचाया है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। पहला क्या है, फार्मर्स एज रिसीव चीप क्रेडिट। फार्मर्स, पता नहीं, फार्मर्स रिसीविंग चीप क्रेडिट, हाँ ठीक है, मतलब पहला पॉइंट ये है कि फार्मर्स रिसीव चीपर क्रेडिट ड्यू टू दिस रूरल बैंकिंग सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या है, रूरल बैंकिंग सिस्टम की वजह से इट हैज इंक्रीज्ड फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, क्योंकि किसान लोन ले पा रहे हैं आसानी से, तो सीड्स खरीद पा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स खरीद पा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीद पा रहे हैं, उसको लगा पा रहे हैं, और लगा पा रहे हैं तो ग्रो कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं तो हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, हार्वेस्ट कर पा रहे हैं तो सेल कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं तो पैसा कमा पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं तो उनका बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। कुल मिला के बात यही है। आगे प्रॉब्लम्स, मैंने बोला ना मेरिट डिमेरिट दोनों बताने हैं आपको, तो ये तो मेरिट हो गए। डिमेरिट्स देखो बता रखा है इसमें। डिमेरिट में क्या बता रखा है, पहला इनसफिशियंसी। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि सर रूरल बैंकिंग सिस्टम हमने इंश्योर तो कर दिया है रूरल इंडिया के केस में, लेकिन सर इतना जितनी जरूरत है लोन की हमें, मतलब रूरल इंडिया को जितने लोन की जरूरत है उतना लोन हम नहीं दे पा रहे उनको। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इज स्टिल इनसफिशिएंट। दूसरा क्या है, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। मतलब रूरल इंडिया बहुत बड़ा है, कई बार सिर्फ इतना एरिया कवर हो पाता है, इतने एरिया के लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये है इनएडिक्वेट कवरेज है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का, पढ़ लो वही चीज लिखी हुई है। दे हैव फेल्ड टू कवर एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तीसरा है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। कई बार किसान आता है 2 लाख का लोन मांगने, लेके जाता है 50,000, तो इनएडिक्वेट अमाउंट लोन दिया जाता है कई बार उसे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है लेस अटेंशन ये लोग, ये बैंक देते हैं किसे, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स को, लार्ज फार्मर्स को, बिग फार्मर्स को, है ना, जिनके पास ऑलरेडी कुछ जमीन है गिरवी रखने के लिए, उनको ये लोग ज्यादा लोन दे देते हैं। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ग्रोइंग ओवर ड्यूज। सर किसानों की रीपेइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी इनकम ससेप्टेबल टू मॉनसून भी होती है,
और उनकी इनकम ससेप्टेबल टू नेचुरल फैक्टर्स होती है, ठीक है ना। अगर नेचुरल फैक्टर्स ठीक रहे तो आउटपुट बढ़िया होगी, कमाई बढ़िया होगी तो रीपे कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं उनके ऊपर ओवर ड्यूज बढ़ता जा रहा है, बोले तो प्रीवियस लोन का बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। टू इंप्रूव द सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूजन के रूप में आप लिख सकते हो, अगर इस टॉपिक पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये कंक्लूजन के रूप में इस टाइप से कंक्लूजन देना है क्या, कि हम बैंक नीड टू चेंज देयर अप्रोच, बैंकों को अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, जो पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगला आप बता सकते हो, फार्मर्स शुड बी एनकरेज टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, बोले तो सेविंग करने के लिए फार्मर्स को प्रेरित किया जाए, सेविंग करें, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वैसे मुझे ये बहुत ही घटिया बकवास पॉइंट लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता फार्मर से ज्यादा अच्छी सेविंग कोई करता होगा। भाई वो खून पसीने की कमाई होती है, वो लोग पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलो, बुक में लिखा होता तो मैंने डाल दिया, ये पॉइंट लिखते वक्त भी मुझे ऐसा ही फील आ रहा था। खैर, अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपके पास में एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, ठीक है। चलिए, यस, तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले ना मैं आपको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू देता हूं, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये एक फार्मर है, ठीक, इससे मैं क्या कह रहा हूं, फार्मर कह रहा हूं। अब ये फार्मर क्या करेगा सर, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके ये कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, सेल करेगा। ये जब मार्केट में सेल हो जाएगा, यहाँ पे कौन परचेज कर रहा है, यहाँ पे परचेज कर रहा है होलसेलर। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपको समझ में आता होगा होलसेलर किसे कहते हैं। तो होलसेलर ने परचेज किया, होलसेलर परचेज करके इसे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट सिटीज में। तो डिफरेंट सिटीज के अगेन होलसेलर्स के पास जाएगा, फिर उस सिटी के रिटेलर के पास जाएगा, और फिर कस्टमर के पास पहुंचेगा। इस बीच में इसकी पैकेजिंग भी होगी, प्रोडक्ट की लेबलिंग भी होगी। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आइटम है तो पैकेजिंग लेबलिंग भी होगी, है ना। कई बार एग्रीकल्चर से आम ही है तो आम को पहले किसानों से खरीदा जाता है, फिर उससे माजा या फ्रूटी बना लिया जाता है या स्लाइस बना लिया जाता है, फिर उसे बेचा जाता है, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सारा मैकेनिज्म, ये सारा प्रोसेस किसके अंडर आएगा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आएगा। ये पूरा काम किसका पार्ट है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम का काम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, जिसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। चलिए, अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, असेंबलिंग का मतलब अरेंज करना, इकट्ठा करना, स्टोरेज भी आएगा इसमें, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। असेंबलिंग का मतलब होता है अलग अलग किसानों से जो प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे एक जगह इकट्ठा करना। स्टोरेज का मतलब होता है किसानों से जो सामान आपने खरीदा है उसे स्टोर करके रखना वेयर हाउस में। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कई बार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को, गुड्स को प्रोड्यूस करके कुछ और बना रही होती हैं, कई बार सेम ही प्रोडक्ट बस पैकेट में आपको पैक करके दे दिया जाता है। फिर उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पैकेजिंग आपको समझ में आ गया। ग्रेडिंग का मतलब होता है सर, राइस ही है अगर तो राइस भी कई प्रकार के होते हैं। एक होगा ऑर्गेनिकली ग्रोन जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक होगा नॉन ऑर्गेनिकली ग्रोन, तो उसकी ग्रेडिंग की जाएगी कि ऑर्गेनिकली ग्रोन वाले ए कैटेगरी में आएंगे, नॉन ऑर्गेनिकली वाले बी कैटेगरी में आएंगे। या कई बार चावल की वेरिएंट का भी फर्क होता है, जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल इस कैटेगरी का होगा, उससे डाउन वाला इस कैटेगरी का, उससे डाउन वाला इस कैटेगरी का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो अब ये एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम आपको समझ में आया। अब इस सिस्टम में, ये जो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम है, इसमें
फार्मर्स को प्रॉब्लम क्या होती है, फार्मर्स प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं। अगेन प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी। सुनिए क्या होता है। देखिए फार्मर्स जब गुड्स प्रोड्यूस को अपना ग्रो करते हैं तो आज़ादी के बाद क्या होने लग गया कि जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते थे वो अपने लठैत वगैरह लेकर के, लठैत मतलब मुश्तंडे, मूछ वूछ तान के लठ वठ लेकर के खड़े हैं किसान के ज़मीन के आगे, और किसान बेचारा फसल की कटाई कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है, और वहीं से ये लोग क्या करते थे, उसके आउटपुट को लेके चले जाते थे और बोलते थे कि तुमने जो लोन लिया था हमसे, वो लोन तुम्हारा अब इतना माफ हो गया, आगे अगली फसल में और इतना माफ करेंगे। तो फार्मर्स के साथ ज्यादती होती थी, क्योंकि अगर वो नहीं लेके जाता, फार्मर्स उसी फसल को महंगे दाम पे बेचता, ज्यादा पैसे आते, उसे पैसे लौटाता और कुछ अपने पास बचा भी लेता। ठीक, इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट लेकर के आई एपीएमसी सिस्टम। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट ने बोला अगर आप किसान के जमीन से ही किसान की मर्जी के बिना अगर उसकी फसल उठाते हो, इलीगल एक्टिविटी है, कंप्लेन कर देगा भाई साहब, पकड़ के डाल देंगे जेल में अंदर, फिर बाद में मत बोलना। एपीएमसी लॉ में गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई किसान तुम डरो मत, तुम अपनी फसल को काटो, काट करके नियर बाई मंडी में लेकर के आओ। कहाँ लेकर के आओगे, नियर बाई मंडी में। इस मंडी में बैठे हुए होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इस मंडी में बैठे हुए होंगे एजेंट्स। कौन बैठे हुए होंगे, एजेंट्स बैठे हुए होंगे। इन एजेंट्स को हम कहेंगे कमीशन एजेंट्स। हरियाणा पंजाब की तरफ इन्हें आढ़तिया बोला जाता है। ठीक है ना, तो आढ़तिये बैठे हुए होंगे कहाँ पे, आपके जो मार्केट है, जो मंडी है, वहां पे बैठे हुए होंगे। ये आढ़तिये किसानों से फसल खरीदेंगे उचित रेट पे, जेन्युइन रेट पे, और फिर किसानों को पैसा दिया जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म लेकर के आई सरकार। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आने लग गया, प्रॉब्लम ये आने लग गया जो कि आज के डेट में भी एग्जिस्ट करता है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये आड़तीये ना आपस में मिल जाते हैं। मान लो एक मंडी में 10 आड़तीये हैं, लोकल ही हैं सारे, ये सारे मिल गए, बोले अरे भाई सुन आज क्या करना है, तो क्या करना है भाई, भाई आज ना इनसे 10 रुपए से ऊपर नहीं खरीदेंगे हम माल। फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अब भाई दूसरी मंडी तो बहुत दूर है, वहां तक ले जाने के लिए अलग से ट्रैक्टर वगैरह हायर करना पड़ेगा, ट्रैक्टर का पूरे दिन का खर्चा, प्लस क्या पता वहां जाने के बाद भी बिके ना बिके, किसान का एक्सपेंस बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, तो किसान मजबूर हो जाएगा 10 रुपए पे लेने के लिए। ठीक है, मतलब बेचने के लिए हो सकता है 12 फिक्स कर दें, जबकि ये अगर मार्केट में जाए तो इनका हो सकता है 15 का बिक जाए। बट मार्केट में भी प्रॉब्लम बैठा हुआ है, बड़े बड़े जो होलसेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं, किसान को डरा धमका करके और ये बोल करके कि भाई तुम्हारा माल बहुत बकवास माल है और फिर ये तो बहुत घटिया रेट पे जाएगा, बेच दो हमें, हम बता रहे हैं तुम्हें वरना फंसोगे। तो इस तरीके से किसान को बर्बाद किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये एक सिस्टम है। ठीक है, आज की डेट में एपीएमसी मंडी में आड़तियों का ये खेल चलता है आज भी। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स अंडर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या क्या है। पहला तो सर बिग फार्मर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे किसानों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे, सुनो सर, ये बड़ा किसान है, इसने अपनी बड़ी सी जमीन पे फसल ग्रो किया, फसल ग्रो करके इसने एक बड़ा सा ट्रक, 2-3 ट्रक मंगवा लिए, उस पर सामान लोड करके लेके जाएगा। अब यहाँ पे इतनी सी जमीन लेकर के एक छोटा सा किसान है, ये क्या करता है, जनरली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना इस बड़े किसान को ही अपना फसल बेच देते हैं, बोलते हैं कि आप ही अपने ट्रक पे ले जाओ, ले जा करके आप बेच लेना, हमें पैसे आप ही दे दो। तो अब ये बड़े किसान क्या करते हैं, वजन करने में घपला कर देते हैं, घोटाला कर देते हैं। ठीक, उसके बाद उनके अकाउंट्स को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, कई बार बोलते हैं कि तुमने तो इतनी नहीं इतनी फसल दी थी हमें। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। सर किसान एक एक एजुकेटेड पर्सन नहीं है इंडिया के केस में, तो किसान के पास मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है अक्सर, और मार्केट की इंफॉर्मेशन ना होने के कारण किसान लो प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मजबूर होता है। ठीक है, तीसरा है सर किसान के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, और किसानों के पास नहीं होती है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आज भी इंडिया में जितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है पूरे साल में, उसका 10% हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है हर साल। क्यों वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। सर खबर वगैरह सुनते हो ना अखबार में
इतनी फसल बर्बाद हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। एफसीआई की गोडाउन में देखोगे वहां से भी खबरें आती रहती हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स हैं मोटे मोटे तौर पे। ठीक, क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए? मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नंबर 1, सर मार्केट कैसा होना चाहिए? मार्केट रेगुलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब होता है लॉ बनाओ, लॉ का डंडा लगाओ लोगों के ऊपर, वो लॉ को ओबे करोगे, इसी तरीके से मार्केट में काम होगा, उसे रेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या मैल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए सेलर्स और ब्रोकर से हमें क्या करना है? रेगुलेटेड मार्केट लाना है। बोले तो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और उस लॉ के अकॉर्डिंग सेलिंग या परचेज होगा। ठीक, दूसरा, इस पॉलिसी ने फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स दोनों का फायदा करवाया है। हमारे कंट्री में अब रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम है, जैसे मैंने बताया कोई एपीएमसी, तो फार्मर्स महंगा बेच पाते हैं और कंज्यूमर सस्ता खरीद पाते हैं। ठीक, तीसरा, हालांकि इफेक्टिवली आज के डेट में भी ट्रू नहीं है, और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं फार्मर्स, लेकिन एपीएमसी सिस्टम से पहले जो हालत थी उससे तो बेटर है। ठीक, जैसे बोलते हैं ना कि दो दोस्त कीचड़ में गिर गए, लेकिन दोनों गंदे हुए, लेकिन एक ज्यादा गंदा हो गया। तो अभी भी सिस्टम गंदा है, बुरा है, लेकिन वो कम बुरा है। ठीक, हाउएवर देयर इज स्टिल अ नीड टू डेवलप देम, देखो लिखा हुआ है। फिर क्या कर सकते हैं हम मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए? सर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? सर करंट इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्वाइट इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स। दूसरी बात, गवर्नमेंट नीड्स टू इंप्रूव रोडवेज। रोडवेज इंप्रूव करे गवर्नमेंट, रेलवेज की फैसिलिटी को और बेटर करे, वेयर हाउसेज बढ़ाए, गोडाउंस बढ़ाए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एक तो बढ़ाए, दूसरा सस्ते रेट पे किसानों को अवेलेबल करवाया जाए, प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप किए जाएं। इस तरीके से हम ये जो मार्केटिंग सिस्टम है इसको क्या कर सकते हैं? और बेटर कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये सब कहां से आ गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में? भैया मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें एन नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं। क्या क्या आइटम्स आते हैं? थोड़ी देर पहले बताया, वीडियो को बैक में जाकर के देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आगे की बात करूं तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सिस्टम हम स्टार्ट कर सकते हैं, या ये काम किया जा सकता है। क्या क्या है इसमें? कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिस्टम इन विच फार्मर्स पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस मतलब जो वो बेचने के लिए तैयार है मार्केट में, ऑफ क्रॉप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल्स प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। एग्जाम्पल मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात। क्या होता है सर? सर मान के चलो कि हर अमूल वालों ने क्या किया कि अमूल वालों ने ना एक बड़ा सा एक सेंटर बना दिया यहाँ पे, और इसके चारों ओर मान लो 50 गांव हैं। 50 गांव के लोगों को बोला कि ये एक एरिया है, यहाँ पे आपको आना है, और आपकी गाय ने जितना दूध दिया है या आपकी भैंस ने जितना दूध दिया है वो सारा दूध आप ला करके यहाँ हमें दे दिया करो, किसी को बेचने की जरूरत नहीं है, हमें बेच दो और हम इसको बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे और आपको भी खिलाएंगे, प्रॉफिट। ठीक, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम है, जहां पे अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे सारे जने मिलकर के, लेकिन बेचने का प्रोसेस क्या करेंगे? सेम हो जाएगा। बोले तो यूनाइट होकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अमूल का सिस्टम है, इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं वो, कि फार्मर्स क्या करें? अपने मार्केटेबल सरप्लस को यूनाइट होकर के डिस्ट्रीब्यूट करें, और फिर जो सेल्स प्रोसीड आए, पैसा आए, उसको शेयर कर लिया जाए, है ना। कोऑपरेटिव मार्केटिंग बेनिफिट्स इन वेरियस वेज। पहला, क्योंकि सारे किसान इकट्ठे हो गए हैं तो इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, फसल को उचित रेट पे बेच पाएंगे। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर डेवलप होगी तो मान के चलो एक अकेले किसान के लिए स्टोरेज बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 50 गांव के लोग, 10 गांव के लोग मिलकर के एक बड़ी सी जमीन पे स्टोरेज हाउस बना सकते हैं, सबका शेयर लगा करके। ठीक है ना, तो कोऑपरेटिव इसने ये क्या करेगा? स्टोरेज फैसिलिटी को बेटर कर देगा, प्लस एक एक किसान को ट्रांसपोर्टेशन करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? कम होएगा। ठीक है, चलो अगला क्या कर सकते हैं हम? गवर्नमेंट ने कुछ फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज लेकर के आई है गवर्नमेंट। पहली पॉलिसी है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ क्रॉप्स की मिनिमम परचेज वैल्यू बताती है, हर साल वो वैल्यू रिवाइज की जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो भी, जैसे मान को चलो शुगर केन है, कॉटन है, मेज है, राइस है, पल्सेज हैं, इनके वीट है, इनके रेट्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बोलते हैं जिस किसान के पास भी वीट है, राइस है, मेज है, वो आए
मंडी में आकर के बेचे, सरकार उनसे इस रेट पे खरीदेगी। वो जो रेट होगा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सरकार बोलती है कि हम इस रेट पे खरीदेंगे, अगर इससे ऊपर आप बेच सकते हो कहीं पे और आपका बिक रहा है तो आप बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास आओगे तो हम इस रेट पे खरीदने को तैयार हैं। तो किसान चेक कर लेता है मतलब अपना भाई कि अगर ऊपर जा रहा है मार्केट मामला तो ऊपर बेच ले मार्केट में, वरना फिर सरकार के पास आकर के बेच ले। ठीक है, चलिए। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, सरकार क्या करती है? बफर स्टॉक मेंटेन करती है। सर ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद जो बम्पर प्रोडक्शन होने लग गया क्रॉप्स का इंडिया में, तो सरकार को वेलफेयर स्कीम्स भी रन करना होता है, गरीबों को फ्री में खाना देना होता है, जो बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। तो सरकार क्या करती है? सरकार ना बहुत सारा फूड ग्रेन्स स्टॉक में परचेज करके किसानों से अपने पास रख लेती है और उन्हीं फूड ग्रेन्स को बहुत नॉमिनल रेट पे 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो के हिसाब से गरीबों में बांट देती है। ठीक है, तो एक एफसीआई मेंटेन करता है। ये काम कौन करता है? एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है सर पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या करता है? एक अहम फेयर प्राइसेस शॉप्स या राशन शॉप्स पे गवर्नमेंट फूड क्रॉप्स को बोले तो राइस, व्हीट, शुगर, पल्सेस, दाल, ये सारी चीजें अवेलेबल करवा देती है और लोगों को बोलती है कि जो लोग मार्केट रेट पे खरीद सकते हैं मार्केट में खरीद लें, एल्स वो लोग यहाँ आए फेयर प्राइसेस शॉप पे, अपना राशन कार्ड लेकर के आए साथ में, उनको एक फिक्स क्वांटिटी जेन्युइन रेट पे, जो कि बहुत लो होगा मार्केट के मुकाबले, उस रेट पे उनको दे दिया जाएगा। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो ये 3 पॉलिसी आपको याद रखनी है। मोटे मोटे तौर पे जो ज्ञान दिया मैंने आपको, जो नॉलेज की बात बताई, वो दिमाग में रखो, अंदर कंटेंट खुद से बना करके लिखो। वैसे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख के रखा है, तो आप अपना कंटेंट डेवलप कर सकते हो इससे। ठीक है सर, नोट में क्या दिया पढ़ लो। इट इज आर्ग्यूड दैट फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। ठीक बात है। अकॉर्डिंगली अपनी मंडी इन पंजाब, हदासपुर मंडी इन पुणे, रायथू बाजार्स इन आंध्र प्रदेश, उजावर सैंडीज इन तमिलनाडु हैव बीन स्टार्टेड। ऑल दीज आर फार्मर्स मार्केट। सर बोलते हैं ना कि किसान अगर कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इस आइडिया के बेसिस पे ये सारी मंडीज अलग अलग स्टेट में बनाई गई हैं और इन मंडीज को या इन मार्केट्स को हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अगला काम क्या कर सकते हो आप एग्रीकल्चरल रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए? तो सर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल एक किसान के पास जमीन है और वो पूरी जमीन पे अगर वीट ही ग्रो कर रहा है और मान लो उस साल वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो वीट की प्राइसेस लो रहेंगी मार्केट में, तो किसान की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि उसे कम पैसा मिलेगा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी। हो सकता है कि उस साल बाढ़ आ जाए तो वो किसान बर्बाद हो जाए। तो हम क्या करेंगे? हम इस किसान को बोलेंगे कि भाई तुम वीट के काम करो, थोड़ी सी जमीन अपनी बचा लो, इस जमीन पे ना तुम कुछ और काम भी करो। से फॉर एग्जांपल मान लो तुम पोल्ट्री फार्मिंग पर कर लो, मतलब मुर्गे वर्गे पालने लग जाओ, है ना, उनके अंडे मिलेंगे आपको। कुछ पशु वशु ले लो, जैसे मान के चलो आपने बकरी ले ली, गोट, है ना, गाय ले लिया, उससे मिल्क मिल जाएगा आपको। सर काऊ वगैरह में इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद होता है एनिमल हस्बेंड्री में। क्यों? क्योंकि एक गाय आपको दूध तो देगी, साथ ही साथ वो गाय 1-2 साल में 3 साल में ज्यादा बछड़े दे देगी, है ना, बच्चा, जो काऊ बेबी है ना, जो भी कहो आप। तो सर उससे फिर वो आपकी एफडी डबल हो गई बेसिकली, एक गाय से 2 गाय हो गई, 2 गाय से 3 गाय हो जाएगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, गाय बराबर दूध देती है और बहुत अच्छा काम हो सकता है ये। ठीक है, तो यही बात करेंगे यहाँ पे कि हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को क्या करना है सर? डाइवर्सिफाई करना है। रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई क्यों करेंगे? पहला रीजन, देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। एक आप सिर्फ फार्मिंग करके ही लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट हो तो इसमें रिस्क तो है ही, मैंने बताया आपको, फसल ज्यादा हो गई किसी साल बाढ़ आ गई तो आपका बंटाधार हो जाना है। दूसरा, टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल। इन 2 रीजंस की वजह से हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को क्या करने की जरूरत है? डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अगला है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। क्या क्या काम कर सकते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन में? पहला हम कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। उसे बोल सकते हैं कि इस साल वीट उगाओ, या इतनी जमीन पे वीट उगाओ, उतनी जमीन पे कुछ और उगाओ, उतनी जमीन पे कुछ और उगाओ। बेसिकली मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं उसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या करेगा सर? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम कर देगा। मान लो वीट की प्राइसेस नहीं मिली अच्छी, तो भाई ने बगल में पल्सेस भी तो ग्रो किए थे, पल्सेस के रेट अच्छे मिल गए, काम चल गया भाई का, है ना। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं?
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बोला ओवर क्राउडेड है, 66% आबादी इंगेज्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज में किसानों को भेज सकते हैं, बोल सकते हैं भाई फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करो। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना, लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्री, पॉटरी, क्राफ्ट्स, हैंडलूम, इनको प्रमोट किया जाए तो किसानों के पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ऑप्शंस बढ़ मतलब समझो ना, कुल मिला के बात, आपका एक ही काम चल रहा है बिजनेस, जूते का। सर अगर आपका बॉटल का भी बिजनेस हो, आपका फोन का भी बिजनेस हो, आपका बुक का भी बिजनेस हो, पढ़ाने का भी बिजनेस हो आपका, तो सर आपके पास पैसे आने के सोर्सेज मल्टीपल है ना। किसी सेक्टर में अगर काम मंदा चल रहा है तो बाकी जगहों से काम चल जाएगा आपका। कुल मिला के बात एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में यही है। ठीक है, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसे एरियाज, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकता है सर, एक आ सकता है आपका एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक किसे बोलते हैं, वो गाय भैंस ये सारे लाइव स्टॉक हैं, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री। अकाउंट्स वाले बच्चे, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं, ऐसे दिमाग में आए, एक क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो किसी पर्सन ने काउ परचेज किया, काउ परचेज किया 10,000 रुपए में, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी करके दिखाना, कमेंट करना। और काउ सेल किया 5,000 रुपए में, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। और काउ सेल किया 10,000 में और लॉस हुआ 2,000 रुपए का, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इन तीनों की जर्नल एंट्री करके भेजना जरा कमेंट बॉक्स में, मैं रीड करूंगा। ठीक है, चलो। यस, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में क्या कहा है हमने, इट इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न्ड विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। समझ जाओ, कुल मिला के बात पशुपालन की बात की जा रही है। इंडिया हैज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया हैज लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। समझ गए, ठीक है। तीसरा, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन इनकम, क्योंकि फसल खराब हो सकती है, गाय दूध देना बंद थोड़ी करेगी, गाय तो दूध देगी ना डेली। फूड सिक्योरिटी भी मिल जाता है भाई, दूध मिल रहा है आपको डेली पीने को, है ना, फूड सिक्योरिटी हो जाए, क्योंकि दूध मिल रहा है पीने को भी, दूध बेच करके पैसे भी आ रहे हैं, तो भी खरीद के खा सकते हो फिर, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं ये सारे जानवर, है ना। फ्यूल भी, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर फैमिली, यस, बेसिकली आप अरेंज कर सकते हो, फ्यूल भी अरेंज कर सकते हो। कैसे, गाय गोबर देती है, गोबर से उपले बन जाते हैं, है ना, तो वो सारा काम भी आप कर सकते हो, फैमिली को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। डेयरिंग का भी काम कर सकते हो। डेयरिंग में क्या क्या है भैया, जहां पे आप क्या करोगे, ब्रीडिंग तो करोगे ही एनिमल्स की, लेकिन उनका जो, और कौन से एनिमल्स की ब्रीडिंग करने की बात करेंगे यहाँ पे हम, डेयरिंग एनिमल्स की। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उससे दूध मिल गया आपको, दूध से आप पनीर बना लो, है ना, खोया बना लो, आप कुछ और बना लो, रबड़ी बना लो, कुछ भी बना करके बेचते रहो आप। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं डेयरिंग में। सर अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड, इंडिया में ऑपरेशन फ्लड आया, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, 1950 टू 51 में 17 मिलियन टन का प्रोडक्शन था, 67 में इतना, और 16-17 में 165.4 मिलियन टन। आप ये दो याद रख सकते हो, 50-51 का डेटा और 16-17 का डेटा, जिससे कि आप एग्जामिनर को एक कंपैरिजन बता सको कि हमें जबरदस्त फायदा हुआ है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में सुन लो, ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन दोनों बोलते हैं इसे, ठीक है ना, was started by National Dairy Development Board NDDB in 1970 under the expert guidance of then chairman Dr. Verghese Kurian. The movement of massive rise in milk production in India is termed as white revolution. ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तीसरा काम हम कर सकते हैं सर, फिशरीज का। क्या कर सकते हैं, ये सारे नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं। फिशरीज में हम क्या कर सकते हैं, सुनिए फटाफट से। यस, तीसरा काम हम कर सकते हैं फिशरीज का। चलिए, फिशरीज में हम क्या कर सकते हैं सर, फिशरीज में हम मछली 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 समझ गए ना, मछली पालन, प्रोसेसिंग, मतलब मछली पालन में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। एक जमीन है अगर आपके पास, उसी को खुदवा दो, ज्यादा गड्ढा करवा दो, मतलब एक लार्ज एरिया, ठीक ठाक एरिया लेकर के उसमें मछलियां ला करके पालन करो, मछलियां हो जाएंगी 100, 200, 300 रुपए, 400 रुपए, जितने रुपए किलो बिकते हैं वो बिकेंगे मछलियां, आपका फायदा होगा, है ना। ये काम भी किसान कर सकता है, ज्यादा हेडेक नहीं है।
फिशिंग कम्युनिटी वाटर को मदर के रूप में रिगार्ड करते हैं, याद रखना आप, ठीक है। 64% ऑफ फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज। इनलैंड सोर्सेज का मतलब भारत देश के अंदर अंदर से 64% फिश यहां से आता है, और बाकी का 30% समुद्रों से आता है ना, ओशन से आता है, ठीक है। फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.8% एंड जीडीपी। बहुत तगड़ा पॉइंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाए नॉन फार्म एक्टिविटीज में, भाई साहब ये वाले फैक्ट जब आप चिपकाओगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फैन हो जाएगा आपका, ठीक है। लिख के आना। प्रॉब्लम्स इन फिशिंग क्या क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, समझ जाओ कि जितने लोग एंगेज्ड हैं, या ये या यस, मतलब आउटपुट पर पर्सन कम होता है, मतलब पैसे बहुत ज्यादा भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप। लो पर कैपिटा अर्निंग्स है, पर पर्सन इनकम कम है। इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, और ये लोग कर्ज में भी अक्सर डूबे रहते हैं। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का क्या है सर? हॉर्टिकल्चर में फल उगाओ, सब्जियां उगाओ, फूल उगाओ, है ना, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स उगाओ, है ना। ये सर 6% इन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। देखो फैक्ट कितना अच्छा है, याद रखना। इनमें वुमेन को एम्प्लॉय करने का ग्रेटर स्कोप है। यस, उसमें भी एनिमल हस्बेंड्री में भी वुमेन को एम्प्लॉय करने का ग्रेटर स्कोप होता है। वुमेन ने बहुत तगड़ा काम करके दिया इंडिया में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के केस में, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं करना होता है, उनको छोड़ के आ जाओ ग्रेजिंग लैंड पे, उसके बाद फिर शाम में जाकर के लेकर के आ जाओ, ठीक है। चलो, गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू द पीरियड इन विच देयर वाज ट्रिमेंडस राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एटसेट्रा। निरपाख तुतेज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। याद रखना ये वाला पॉइंट, चांद तारे बना लो इस पे सर, इस वाले पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन। चलो ठीक है, ये तो ठीक है। एम ऑफ आईटी इज टू मेक एवरी विलेज अ नॉलेज सेंटर वेयर इट प्रोवाइड्स सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। तो आईटी सेक्टर से जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जब आप लोगों को जोड़ोगे तो वो एजुकेटेड होंगे तो बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी उनको फायदा हो जाएगा, बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं, है ना। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो, आईटी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर ही बना दो। सर आईटी का एक मतलब ये भी होता है कि अगर आपके पास गांव में आप रहते हो, काम कर रहे हो, तो फसल को आपने सोइंग कर दी, ठीक है ना। सोइंग करने के बाद मैंने बताया आपको 3-4 महीने का टाइम होता है आपके पास। सर उस टाइम में आपके पास एक दुकान हो, आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, उसी में आप उसी में नेट से एडमिट कार्ड निकाल के देते हो लोगों को, आप लोगों के फॉर्म वगैरह फिल कर देते हो, ये सब काम भी होता है सर साइबर कैफे टाइप, ठीक है ना। एक छोटा सा सिस्टम लगाया, 20-25 हजार खर्च किए, काम कर रहा है, चल रहा है आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? वो फार्मिंग जहां पे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज ना हो, नॉन केमिकल सब्सटेंसेस का यूज हो, और फिर चीजों को ग्रो किया जाए। जैसे गाय का गोबर यूज किया जाए एज जो फर्टिलाइजर है उसके रूप में, खाद के रूप में, ठीक है ना। यस, क्या बोला जा रहा है? कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मतलब जो पुराने जमाने में होता था, रिलाइज हेविली ऑन, अच्छा सॉरी, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मतलब जो आज के डेट का है, ठीक है ना, relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, ठीक, which enters food supply, penetrate water sources, harms livestock, deplete soil quality and destroy natural ecosystem। सर वो फर्टिलाइजर जाता है फसलों में पानी दी जाती है, वो पानी फिर धीरे धीरे नदियों में चला जाता है, नदियों में पानी मिल गया, फिर वही पानी हम पी रहे हैं, तो हमारे अंदर भी आ रहा है, फसल ने एब्जॉर्ब कर लिया, फसल से भी हमारे अंदर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक ड्रॉबैक है कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम का। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच रिलाइज ऑन टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन। मतलब आप इस सीजन में ये वाला क्रॉप ग्रो करो, अगले सीजन में कुछ और क्रॉप, उसके अगले सीजन में कुछ और क्रॉप। मैन्योर के रूप में आप ग्रीन मैन्योर यूज करो, काउ डंग वगैरह, ठीक है। कंपोस्ट यूज करो,
बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जैसे जो घर का सब्जियों काटने में जो वेस्ट निकलता है वो सारे भी सर आपके मैन्योर के रूप में यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? सबसे पहला तो इकोनॉमिकल है, मतलब ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सारी चीजें बहुत महंगी आती हैं। दूसरा, इनकम जनरेट करता है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि फॉरेन मार्केट में जबरदस्त डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट के थ्रू इनकम जनरेट करके देता है। हेल्दी फूड मिल जाएगा आपको इससे, एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है, सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। चैलेंजेस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या है? पहली चीज तो लेस पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि आउटपुट थोड़ा कम होता है इसमें, आउटपुट कम होता है तो लेस पॉपुलर है। लो यील्ड है, वही लो यील्ड है, ठीक है। तीसरा, शॉर्टर फूड लाइफ होती है। ऑर्गेनिकली ग्रोन जो फूड्स होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, उनको ग्रो किया और फिर थोड़े समय में उन्हें खा लो, ठीक है। और तीसरा कि सर जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे तो ऑफ सीजन में, जैसे अभी भिंडियों का सीजन नहीं है लेकिन इस सीजन में भी अगर आपको भिंडी मिल रही है इसका मतलब केमिकल्स का यूज करके आपको भिंडी दी जा रही है। इसीलिए डॉक्टर्स देखा क्या बोलते हैं कि सीजनल फूड कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि सीजनल फूड कंज्यूम करोगे तो वो कम फर्टिलाइजर से, कम केमिकल्स के मदद से ग्रो किए जा रहे होंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक वाला ग्रो कंज्यूम करोगे तो वो और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर, दिस मेक्स दिस चैप्टर दी एंड। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हम कर रहे थे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर, ये था वन शॉट, हमने इस चैप्टर को दी एंड किया। ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर अप किए हैं। बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कोई नया पॉइंट मिलता है, कहीं पे कोई नई चीज देखने को मिलती है तो हाय तौबा नहीं बचाना है, घबराना नहीं है ना। इमरान खान की लैंग्वेज में सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के सबसे पहले नोट्स अरेंज कर लो अपने। नोट्स अरेंज करने के बाद नोट्स को रीड करो, रीड करने के बाद जितने क्वेश्चन दे रहा हूं सिर्फ उतने क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद आप जहां मर्जी वहां से सैंपल पेपर अरेंज करो अपने लिए खुद से। किसी भी टीचर को बोलो सर मेरे लिए एक पेपर बना लो, या प्रीवियस ईयर बोर्ड के उठा लो क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करो, देखो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। जाते जाते अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला रहे हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।